हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी, मेरा प्रतिशोध लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 12 वर्ष बाद मैं अपने कस्बे हैंड्सफोर्ड में कदम रख रहा हूँ। कुछ परिवर्तनों के अलावा यह अब भी ठीक वैसा ही है, हरा भरा, खुशहाल और सुस्त। लंदन की तेज जिंदगी के विपरीत यह जगह समय में ठहरी हुई सी प्रतीत होती है। मेरा नाम नेविल ब्लाइस है और मेरा जन्म इसी कस्बे में हुआ था। हैंड्सफोर्ड इंग्लैंड के एक्सेस काउंटी में स्थित है। मेरा खानदान एक समृद्ध जागीरदार खानदान था। हैंड्सफोर्ड और आसपास के इलाके में काफी जमीन थी हमारी। हमारा बंगला राजा के महल से कम नहीं था। मुझे आज भी वह मौज के दिन याद हैं, जब मैं अपने भाई बहनों के साथ वहां खेला करता था। चलते चलते मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां कभी ब्लॉइस खानदान का वह भव्य बंगला हुआ करता था, पर अब यह एक खंडहर बन चुका है। किसी जीव के जीवाश्म की तरह ही इस वीराने में अपने कभी जीवित होने की कहानी बयान कर रहा है। ऐसा लगता है कि वह कल की ही बात थी, जब मेरा 13वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। हमारे बंगले को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। आसपास के इलाके के कई बड़े लोग आए थे। उस समय मैं इतना खुश था कि उस अनहोनी का मुझे आभास भी नहीं हुआ। अचानक ही जश्न का वह माहौल गमगीन हो गया। सबके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं दौड़ता हुआ बाहर गया तो देखा कि हर तरफ शव थे और रक्त फैला हुआ था, और उनके बीच में खड़ा था वह दानव जिसने हमारी खुशियों पर ग्रहण लगाया था। वह एक वेयरवुल्फ था, करीब 8 फुट का, नुकीले दांत और रक्त से सने लंबे नाखून थे उसके। उसे देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं वहां से भाग निकला। एक वेयरवुल्फ को मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था, पर मुझे हैरानी नहीं हुई बिल्कुल भी, क्योंकि ब्लॉइस खानदान प्रसिद्ध था वेयरवुल्फ को मारने के लिए। हमारे खानदान के संस्थापक एडवर्ड ब्लॉइस ने खतरनाक वेयरवुल्फ को मारकर हैंड्सफोर्ड की जनता को बचाया था। इसी से खुश हो इंग्लैंड के महाराज ने एडवर्ड ब्लॉइस को हैंड्सफोर्ड की जागीर दी थी। एडवर्ड के बाद की कई पीढ़ियों ने हैंड्सफोर्ड को वेयरवुल्फ से अनेकों बार बचाया था। वेयरवुल्फों के लिए साहसी ब्लॉइस खानदान उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। शायद वह वेयरवुल्फ भी इसी बात का बदला लेने आया था। मेरे 13वें जन्मदिन के बाद मेरी ताजपोशी होने वाली थी और मैं ब्लॉइस खानदान का मुखिया बन जाता। भले ही मैं सबसे छोटा भाई था और मुझसे बड़े 4 भाई बहन थे, पर कुछ ऐसी चीजें हुई जिस कारण मुझे ही चुना गया अगले मुखिया के लिए। जब मैं 11 वर्ष का था तब मेरे पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। यह बीमारी शायद अनुवांशिक थी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे बड़े भाई स्टुअर्ट को मुखिया बनाया गया, पर अचानक ही उस रहस्यमय बीमारी ने उसे भी जकड़ लिया। हमारे मंझले भैया को पोलियो था और लड़कियों को मुखिया पद नहीं मिल सकता था। भागता हुआ मैं सबसे पहले तो अपने घर के तहखाने में गया, जहां जाने की इजाजत मुझे कभी नहीं थी। वहां केवल घर के बड़े ही जा सकते थे, पर बड़े भैया स्टुअर्ट से इतना सुन रखा था मैंने कि वहां हमारे खानदानी चांदी से बनी तलवार थी। उसी से ही एडवर्ड ब्लॉइस ने वेयरवुल्फ का खात्मा किया था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का नजारा देखकर चौंक गया। वह कक्ष बड़ा ही डरावना सा था। वहां मेरे कई रिश्तेदारों के कटे फटे शव थे। मेरे मामा ऑस्टिन से लेकर मेरे सफक के रोअल्ड चाचा, वह सभी
वहां निर्जीव पड़े हुए थे। मैं उन्हें देखता वहीं जड़ खड़ा हो गया था कि पीछे से किसी ने मुझे पुकारा, नेविल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपने ज्येष्ठ भाई स्टुअर्ट को पाया। वह पहले से ही कमजोर और बीमार था, पर तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता था। मैं रोता हुआ उसके पास गया और उससे लिपट गया। स्टुअर्ट ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नेविल, यहां से चला जा, कहीं दूर भाग जा, पर यहां दोबारा मत आना। मैंने रोते हुए स्टुअर्ट से कहा, पर भैया, माँ कहाँ है? जेनिफर दीदी और मार्था दीदी कहाँ है? और एरिन भैया? पर यह प्रश्न सुन भैया के चेहरे पर दर्द के वह भाव उमड़ पड़े जिन्हें देख मैं अपने उत्तर पा गया था। पर फिर भी भैया के मुंह से सुनना चाहता था, तभी मुझे भरोसा होता। भैया ने कांपते हुए कहा, माँ, एरिन और तुम्हारी दोनों बहनें मर चुकी हैं। उस वेयरवुल्फ ने उन्हें मार दिया। उसने लगभग सभी को मार दिया है। वह महल में ही भटक रहा है। वह ब्लॉइस खानदान में किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा करो कि तुम गुप्त मार्ग से निकल जाओ। वही मैंने तुम्हारे लिए पैसे और एक पता रख दिया है। उस जगह जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। तुम्हें जीवित रहना होगा ताकि ब्लॉइस खानदान पूरी तरह से खत्म ना हो सके। मैंने बिलखते हुए भैया से पूछा, और आप भैया, आप मेरे साथ नहीं चलोगे? भैया ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं ब्लॉइस खानदान का मुखिया हूँ और इसलिए मैं ये बंगला जिसे मेरे पुरखों ने बनाया था उसे छोड़ नहीं सकता। फिर वह वेयरवुल्फ तुम्हारे पीछे न पड़ जाए, इसलिए मैं उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करूंगा। मैं उससे लड़ूंगा। मैंने रोते हुए कहा, पर भैया, आप पहले से ही इतने कमजोर हो और फिर आप उससे कैसे लड़ोगे? मेरे साथ चलिए आप भी। स्टुअर्ट ने कहा, बेवकूफी मत करो नेविल। अगर ऐसा किया तो हम दोनों में से एक भी नहीं बचेगा। और मेरी चिंता मत करो, इस तहखाने में ब्लॉइस खानदान का सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तुम जानते ही हो कि एडवर्ड ब्लॉइस ने जिस चांदी की तलवार से वेयरवुल्फ का वध किया था वह यही है। मैं उसी से इस वेयरवुल्फ से लड़ूंगा। तुम जाओ। भारी मन के साथ मैंने अपने प्रिय भाई से विदा ली और गुप्त मार्ग से निकल गया। वह गुप्त मार्ग कस्बे के करीब एक टीले में खुलता था। वहां से हमारा बंगला साफ दिखता था और तब मैंने देखा कि उसमें आग लग चुकी थी। मैं अपने भाई स्टुअर्ट को बचाने जाना चाहता था, पर फिर स्टुअर्ट की बातें मेरे मस्तिष्क में गूंजने लगी। वह चाहता था कि मैं यहां से चला जाऊं, इसलिए अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर मैं चला गया, हैंड्सफोर्ड छोड़कर। मेरे भाई ने मुझे लंदन का पता दिया था, अपने एक मित्र का। उन्होंने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा। मैं बराबर हैंड्सफोर्ड की खबरें लेता रहा और अपने भाई के बारे में भी पता करता रहा। बस इतना ही पता चल सका था कि ब्लॉइस खानदान के लगभग सभी लोग मारे जा चुके और उनमें से अधिकतर के शव आग में जलकर भस्म हो गए थे। सबने यही माना कि स्टुअर्ट की भी मृत्यु हो गई थी। स्थानीय पुलिस ने इस घटना के पीछे भेड़ियों का हमला और शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग बोलकर निपटा दिया था। इसके बाद धीरे धीरे जो कुछ एक ब्लॉइस बचे थे उनके मरने की खबर भी मिलती रही। अब मैं ही अकेला ब्लॉइस बचा रह गया था इस दुनिया में। अगर कस्बे वालों की माने तो इन सब के पीछे उसी वेयरवुल्फ का काम था। वह अक्सर हैंड्सफोर्ड के जंगलों में दिखता था। इसलिए आज कई वर्षों बाद मैं अपनी जन्मभूमि आया हूं ताकि अपने पराक्रमी पुरखों की तरह ही इस वेयरवुल्फ का वध कर हैंड्सफोर्ड को उसके अत्याचारों से मुक्त करूं और अपने परिवार के खात्मे का बदला लूं। इस निर्णायक लड़ाई के लिए मैंने काफी मेहनत करी है। मैंने कराटे और मुए थाई युद्ध कला सीखी है। इसके साथ ही
मैंने बंदूक चलाना और तलवारबाजी भी सीखी। खास तौर पर मैंने चांदी की गोलियां बनवाई। कहते हैं कि चांदी वेयरवुल्फ के लिए जहर होता है। काफी समय तक अपनी यादों में खोए रहने के बाद मैं अपने बंगले के खंडहर में चला गया। मन में बार बार एक फीलिंग उठ रही थी कि मुझे तहखाने में जाना चाहिए। तहखाने में पहुंचकर मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अपने आसपास देखा। मुझे सामने ही एक चमकदार सी वस्तु दिखी। उसके पास जाकर उसे उठाया तो पाया कि वह एक तलवार थी। उसे अच्छे से साफ करने पर मुझे यकीन हो गया था कि तलवार चांदी की ही थी और हमारी खानदानी तलवार ही थी। उस तलवार को लेकर मैं बाहर निकला और सबसे पहले उसकी धार लगवाई। फिर मैं एक भेड़ को खरीदकर जंगल की ओर चला गया। वेयरवुल्फ की सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है, इसलिए मैंने एक खास इत्र लगा लिया था जो मेरी गंध को ढककर वृक्षों की सुगंध देता था। इससे मैं वातावरण में घुल मिल जाता। सूर्य बस ढलने को ही था और मुझे जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुंचना था जहां वेयरवुल्फ अक्सर देखा जाता था। जब मैंने अपने सामने हड्डियों का ढेर देखा और उसमें कई मनुष्यों की खोपड़ी भी, तब मैं समझ गया कि मैं उस वेयरवुल्फ के भोजन के प्रिय इलाके में आ चुका था। उस भेड़ को वहीं छोड़कर मैं अपनी जगह छुप गया। वह भेड़ बेचारी जंगल की ताजा घास और पौधे खाती रही। काफी समय तक चले सन्नाटे के बाद मुझे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आई। वह भेड़ भी कुछ भांप गई थी और आहट पाते ही खौफ के मारे दौड़ पड़ी। तभी कुछ तो बड़ी तेजी से भागता हुआ उस भेड़ की दिशा में गया। मैं ठीक से देख नहीं सका था उसे, बस इतना ही पता चला कि वह जीव बड़ा और काले रंग का था। मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि वह वेयरवुल्फ के अलावा कुछ और भी हो सकता था। कुछ क्षणों के बाद उस भेड़ की करुण चीखें जंगल में गूंज उठी। मैं बिना हलचल किए अपनी जगह ही टिका रहा। बस अपनी बंदूक को मैंने सेट कर दिया था और फिर वह लम्हा आया जिसका मुझे वर्षों से इंतजार। वह वेयरवुल्फ अपने जबड़ों में उस भेड़ के शव को दबोचे अपने भोजन के स्थान पर आ गया, वह भी ठीक मेरी बंदूक की नोक के सामने। वहां आराम से बैठकर वेयरवुल्फ उस भेड़ को बुरी तरह से खाने लगा। वेयरवुल्फ के उस भेड़ को नोच नोच कर खाने पर मैं उसकी शक्तिशाली जबड़ों द्वारा भेड़ की हड्डी के कचुम्बर बनने की ध्वनि सुन पा रहा था। उसे सुन एक समय के लिए मुझे भी खौफ हो गया था, पर मैंने अपने इन ख्यालों को झटक दिया और पूरा ध्यान वेयरवुल्फ पर लगा दिया। पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद मैंने गोली दाग दी और वह गोली सीधे उस वेयरवुल्फ की दाहिनी बाह में जा लगी। दर्द के मारे चीख उठा था वह राक्षस, पर इसी के साथ उसे मेरी मौजूदगी और स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह गरजता हुआ मेरी ओर लपका और मैंने अपना हथौड़ा जैसा हाथ दे मारा। मैं समय रहते निकल गया। वेयरवुल्फ के हाथ का वार सीधे मेरे करीब के एक वृक्ष को लगा, जिसके कारण वह टूटकर वहीं गिर गया। काफी शक्ति थी उस वेयरवुल्फ में। यदि वह एक वृक्ष को इतनी आसानी से काट सकता था, तब तो वह एक ही बार में मेरे सारे अंदरूनी अंग बाहर निकाल दे सकता था। इसी विचार से मेरे पैर अपने आप भागने लगे। वह वेयरवुल्फ भी मेरे पीछे दौड़ पड़ा। भागते हुए मैंने अपनी बंदूक से वेयरवुल्फ पर एक और गोली दाग दी, जो उसे लगी तो सही, पर वह उसे रोक नहीं पाई। गोली लगने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लुढ़कते हुए सीधे मेरी तरफ आ गया। उससे मैं बच तो निकला, पर उसकी चपेट में मेरी बंदूक आ गई थी और वह चकनाचूर हो गई। मैं फौरन ही सूखी पत्तियों में छुप गया। कुछ समय बाद
वह वेयरवुल्फ उठ खड़ा हुआ और मुझे ही खोजने लगा, पर शायद उसे मेरी गंध नहीं मिल पा रही। मैंने योजना बनाई थी कि जब वेयरवुल्फ का ध्यान कहीं और चला जाएगा, तब मैं अपनी तलवार से उसका सर काटकर उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन न जाने क्या हुआ, वह अचानक ही मुझ पर कूद पड़ा। उसे मेरी स्थिति का पता कैसे चला, यह मैं समझ ही नहीं पाया। मैं फौरन वहां से हटा, पर उसके उन लंबे और तेज नाखूनों ने मेरी पीठ से चमड़ी का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया था। मैं दर्द से तड़पता हुआ वहीं गिर गया। वेयरवुल्फ ने जरा भी देरी नहीं की और अपना एक हाथ तेजी से मुझ पर मार दिया। खुद को बचाने के लिए मैंने अपना दाहिना हाथ आगे किया, पर उस वेयरवुल्फ के तेज नाखूनों ने मेरी 2 उंगलियां काट दी, ठीक वैसे ही जैसे चाकू गाजर काटता है। अब उसने अपने मजबूत जबड़ों का प्रहार किया, लेकिन समय पर बड़ी फुर्ती से मैंने अपनी चांदी की तलवार उसकी छाती में घुसा दी। तलवार के हमले से वेयरवुल्फ पीछे हट गया और फिर गिर पड़ा। मैंने पास ही पड़ी एक बड़ी चट्टान उठाई और उसकी छाती पर चढ़ गया। फिर मैंने उस चट्टान से ताबड़तोड़ हमले कर उसके सर का कचूमर बना दिया। कई वर्षों से दबा मेरे अंदर का सारा गुस्सा बाहर निकल गया था जब मैं उसका सर कुचल रहा था। मेरी आंखों में आंसू झलक आए। आखिर मैंने अपने परिवार के कत्ल का बदला ले ही लिया। पर तभी कुछ अजीब सा होने लगा। उस वेयरवुल्फ का शरीर सिकुड़ने लगा। उसका वह घना फर गायब हो गया और वह अंत में एक मनुष्य में बदल गया। और जब उस व्यक्ति की शक्ल मैंने देखी तो मानो मुझ पर बिजलियां आ गिरी। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई स्टुअर्ट था। मैं बस पागलों सा उसे देखे जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ क्या। मैंने अपने प्रिय भाई की हत्या कर दी। इस ख्याल ने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया था। मैं बुरी तरह रोने लगा। तुम तो काफी बड़े और हैंडसम हो गए हो नेविल। माँ देखती तो बहुत नाज करती तुम पर। यह वाक्य सुनते ही मैंने स्टुअर्ट की तरफ देखा। वह अब भी जीवित था। मैं उससे लिपट गया। पहले की तरह ही मेरे सर पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, इतना रो क्यों रहे हो नेविल? तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने रोते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है भैया? और आप वेयरवुल्फ कैसे बन गए? स्टुअर्ट ने कहा, आज तुम्हें मैं सब सच बता दूंगा। ब्लॉइस खानदान का जो इतिहास तुम जानते हो वो सिर्फ आधा सच है। वास्तविक इतिहास तो कुछ इस प्रकार है। ब्लॉइस खानदान के संस्थापक एडवर्ड के पिता जॉर्ज लाइकन नाम के शैतान के उपासक बन गए। लाइकन भेड़िए के सर वाला एक शैतान था। जॉर्ज ने लाइकन से शक्ति और धन की कामना की, जो लाइकन ने उन्हें दे भी दिया, पर बदले में कुछ लिया भी। लाइकन ने जॉर्ज पर एक जादू कर दिया था, जिस कारण जॉर्ज वेयरवुल्फ में तब्दील हो पाते थे। वेयरवुल्फ के रूप में वह विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते। पर समय के साथ साथ जॉर्ज बीमार होते गए और वह वेयरवुल्फ में तब्दील होने पर अपना नियंत्रण भी खोते गए। तब एक ऐसा समय आया जब वह एक बुद्धिहीन जानवर में बदल चुके, जिस पर काबू करना असंभव था। अपने इसी रूप में उन्होंने हैंड्सफोर्ड के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और एक दिन अपने खुद के बेटे पर भी। लेकिन लाइकन ने एडवर्ड को वह चांदी की तलवार दे रखी, जिससे वह अपने पिता जॉर्ज का वध कर सके। एडवर्ड को लगा कि बला टली, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ वर्ष बाद वह खुद भी वेयरवुल्फ में बदलने लगे और बीमार भी पड़ने लगे। ब्लॉइस परिवार ने पाया कि लाइकन का यह श्राप
रक्त द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंचता रहता है। और फिर यदि ब्लॉइस खानदान का मुखिया इस चांदी की तलवार से वेयरवुल्फ का वध करे, तो फिर लाइकन वेयरवुल्फ से निकलकर उस मुखिया में समा जाता है और अगली पीढ़ी के मुखिया को वेयरवुल्फ बना देता है। यह समृद्धि भी तभी तक थी जब तक हम लाइकन को अपनी बलि चढ़ाने देते। ब्लॉइस खानदान के लोग धीरे धीरे लालची बनते गए, खासकर वयस्क लोग। वह अपने लालच के लिए हम बच्चों तक को कुर्बान करने को तैयार थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी बारी आई, पर फिर मैंने लाइकन के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मासूम लोगों की हत्या कर उनकी बलि नहीं चढ़ाई, जिस कारण लाइकन ने मुझे अत्यधिक कमजोर बना दिया। इसलिए ब्लॉइस खानदान के लालची बड़े वृद्ध लोगों ने तुम्हें अगला मुखिया बनाने का फैसला लिया। ताजपोशी की रस्म के साथ ही तुम्हें लाइकन का उपासक बना दिया जाता। लाइकन के उपासक बनने की रस्म काफी महत्वपूर्ण है। यह श्राप के पूरा होने के लिए दूसरा जरूरी चरण था। अगर तुम मुखिया बन जाते और फिर मेरा वध कर देते, तो लाइकन तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता और तुम भी वेयरवुल्फ बन जाते। इसी को रोकने के लिए मैं उस रात वेयरवुल्फ बना और फिर मैंने अपने इन्हीं हाथों से बोलते बोलते स्टुअर्ट का गला भराया। स्टुअर्ट ने दोबारा बोलना शुरू किया। ब्लॉइस खानदान को खत्म करना जरूरी था, नहीं तो यह शैतानी खेल चलता ही रहता। आने वाली कई मासूम पीढ़ियों को अपने ही पिता और भाइयों की हत्या करनी पड़ी। यदि मैं तुम्हें भगाने में कामयाब हो भी जाता, तो वह लालची लोग शायद हमारी बहनों को इस दलदल में धकेल देते। इसलिए मैंने सभी का वध कर दिया। यही मुझे सही तरीका लगा ब्लॉइस खानदान के सभी सदस्यों को मुक्ति दिलाने। तुम्हें भगाने के बाद मैंने इसी तलवार से खुद को मारना चाहा, पर मर न सका। इसका यही मतलब निकलता था कि क्योंकि मैं वेयरवुल्फ बन चुका था, इसलिए कोई श्राप मुक्त ब्लॉइस ही इसे चला सकता था। इसलिए यह तलवार मैंने तुम्हारे लिए रख दी थी तहखाने में। बाद में मैंने खानदान के बचे हुए सभी लोगों का सफाया कर दिया। इसके बाद लाइकन मुझ पर हावी हो गया और मैं पूरी तरह से उसके वश में आ गया। फिर कई वर्षों बाद तुम आए और तुमने इस तलवार से मुझे मुक्त किया। क्योंकि तुम लाइकन के उपासक नहीं बने, इसलिए लाइकन तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। सदियों पुराना ब्लॉइस खानदान का श्राप आज खत्म हुआ। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। यह बोलने के बाद स्टुअर्ट ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और फिर चमत्कारी ढंग से मेरी उंगलियां दोबारा जुड़ गई थी। स्टुअर्ट मेरी तरफ देखकर एक बार मुस्कुराया और फिर वह भी मुक्त हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इस कहानी का मजा ले सकें।